ओके स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन नंबर 26वां देखते हैं आज हम। भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार एक वर्ष का केंद्रीय यूनियन खालिस्तान उस विशेष वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियां और व्यय का विवरण है। यानी ये बजट है आपका, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? बजट बोलते हैं। ठीक है, चलिए बजट के बारे में देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण अथवा बजट के बारे में बताता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण अथवा बजट के बारे में बताता है। इसके तहत राष्ट्रपति का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष के लिए अनुमानित आय और व्यय का विवरण रखे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 227 है। संसद के समक्ष बजट विवरण प्रस्तुत करने की संवैधानिक आवश्यकता भारत के संविधान के अनुच्छेद खालिस्तान में दी गई है। किस आर्टिकल में दी गई है? तो 112 में। तो 112 में आपका केंद्र बजट है। क्या है? केंद्र बजट है, याद रखना। नेक्स्ट बेटा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण अथवा बजट के बारे में प्रावधान है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण अथवा बजट के बारे में प्रावधान है। राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उन प्राप्तियों व्यय का एक विवरण है जिसे सामान्य बोलचाल में बजट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बजट कहा जाता है। जिसे सामान्य बोलचाल में बजट कहा जाता है और उसे पेश करवाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 121 संसद में चर्चा पर प्रतिबंध। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश के आचरण के संबंध में संसद में कोई चर्चा नहीं होगी। तो आर्टिकल 121 क्या कहता है? कि संसद में चर्चा पर प्रतिबंध होगा। ठीक है, संसद में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के किसी भी जज के बारे में कोई भी बातचीत नहीं होगी। ठीक है, 121 ये कहता है। 123 में राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख है, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोक लेखा समिति के सदस्यों को कितनी अवधि के लिए चुना जाता है? लोक लेखा समिति जो होती है इसके सदस्यों को कितनी अवधि के लिए चुना जाता है बेटा? तो इसके जो सदस्य उन्हें चुना जाता है, कितने अवधि के लिए चुना जाए? उन्हें चुना जाता है 1 वर्ष के लिए। लोक लेखा समिति काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, लोक लेखा समिति को वर्ष 1921 में भारत शासन अधिनियम 1919 के माध्यम से गठित किया गया था। 1919 के माध्यम से क्या किया गया था? गठित किया गया था, याद रखना। लोक लेखा समिति के कुल सदस्यों की संख्या 22 होती है। क्या होती है? 22 होती है, जिसमें लोकसभा से 15 सदस्य, राज्यसभा से 7 सदस्य शामिल होते हैं। लोक लेखा समिति के सदस्यों को 1 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। ठीक है, ओके। तो लोक लेखा समिति, ठीक है बेटा, लोक लेखा समिति को 1921 में भारत शासन अधिनियम 1919 के माध्यम से गठित किया गया था। ठीक है, लोक लेखा समिति के कुल सदस्यों की संख्या 22 होती है, जिसमें लोकसभा से 15, राज्यसभा से 7 सदस्य शामिल होते हैं। लोक लेखा समिति के सदस्यों को 1 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। जो लोक लेखा समिति होती है इसके सदस्यों को 1 साल के लिए चुना जाता है। तो लोक लेखा समिति को 1921 में भारत शासन अधिनियम 1919 के माध्यम से गठित किया गया था। अगर आपसे पूछ ले कि लोक लेखा समिति को जो है कब गठित किया गया था, तो आंसर क्या होगा बेटा? 1921। किस अधिनियम के द्वारा आई थी? 1919 के। और इसे किस नाम से जानते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। और मैंने आपको बताया था लॉर्ड मॉन्टेग्यू ब्रिटिश संसद में सचिव था और चेम्सफोर्ड वायसराय था। ठीक है, लोक लेखा समिति के कुल सदस्यों की संख्या 22 होती है, जिसमें लोकसभा से 15 व राज्यसभा से 7 सदस्य शामिल होते हैं। लोक लेखा समिति के सदस्यों को 1 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता था। नेक्स्ट, संसदीय समितियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? संसद समिति के संबंध में कथन बताने कौन से सत्य है? अच्छा क्वेश्चन है भाई, देखिए ध्यान से। लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य हैं। कितने हैं? 22। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से, 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। इस समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है।
तो लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा से आते हैं, 7 सदस्य राज्यसभा से आते हैं। इस समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। कितने वर्ष को बेटा? 1 वर्ष का होता है। ठीक है। अगला है, मंत्री परिषद का कोई भी सदस्य लोक लेखा समिति में शामिल नहीं हो सकता। मंत्री परिषद का कोई भी सदस्य लोक लेखा समिति में शामिल नहीं हो सकता। ठीक है। तो लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22 हो गए, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से होते हैं। और लोक लेखा समिति को जो है 1919 के अधिनियम के द्वारा 1921 में संविधान में जोड़ा गया था, याद रखना। ठीक है। और कोई भी मंत्री परिषद मतलब कोई भी मंत्री, ठीक है, इसका सदस्य नहीं होगा। इस समिति का अध्यक्ष कोई विपक्षी दल का सदस्य होता है, ये भी आपको पता ही है। ठीक है। अब हम देखेंगे पराकलन समिति। पराकलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं। कितने? 30 सदस्य। पराकलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं। सभी सदस्य लोकसभा से अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होते हैं। इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये जो समिति होती है इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है बेटा? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है। सभी छात्र एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए। आज मैराथन क्लास है, स्पेशल क्वेश्चन है, ऑल इन वन क्लास है। ठीक है। बड़े ध्यान से देखिएगा, कोई भी फालतू बात न करे। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी वन स्टूडेंट। ओके, ईच एंड एवरी स्टूडेंट प्लीज पे अटेंशन ऑन द क्लास। ओके। पराकलन समिति का अध्यक्ष सत्ताधारी दल का नेता होता है। पराकलन समिति का जो अध्यक्ष होता है वो सत्ताधारी दल का नेता होता है। अच्छे ही रहेगा भाई। बेटा एक बार हम जो है पराकलन समिति देखते हैं। तो पराकलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं। ठीक है। लोक लेखा में 22 होते हैं, तो पराकलन समिति में 30 होते हैं। सभी सदस्य लोकसभा से अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से आते हैं। ठीक है। इसका मतलब टोटल के टोटल जो आपके सदस्य होते हैं ये लोकसभा से आते हैं, इसमें राज्यसभा का कोई रोल नहीं है। इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। जबकि लोक लेखा समिति का जो चेयरमैन होता है, अध्यक्ष होता है, वो विपक्षी दल का नेता होता है। और इसका कौन होता है? जो लोकसभा अध्यक्ष जिसकी नियुक्ति करता है। और यहीं पर मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको, पराकलन समिति का अध्यक्ष सत्ताधारी दल का नेता होता है, और अगर लोकसभा का उपाध्यक्ष इसका सदस्य है तो वो ही इसका अध्यक्ष बनेगा। ठीक है, याद रखना। अगर लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होता है वो इसमें निर्वाचित है तो वो ही पराकलन समिति का क्या होगा? अध्यक्ष होगा, याद रखियो। ठीक है। सार्वजनिक उपक्रम समिति, इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 22 सदस्य होते हैं बेटा, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से, 7 सदस्य राज्यसभा से आते हैं। ठीक है। चलिए, तो लोक लेखा समिति में 22 सदस्य टोटल। ठीक है। 15 सदस्य लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। ओके। अध्यक्ष कौन होगा? विपक्षी दल का नेता होगा, ये आप याद रखना। ठीक है। और अब आती है आपकी पराकलन समिति। तो पराकलन समिति में टोटल सदस्य कितने होते हैं? आपके 30 होते हैं, और 30 के 30 आपके लोकसभा से आते हैं, राज्यसभा से कोई सदस्य नहीं जाता है। अध्यक्ष कौन होगा? अध्यक्ष सत्ताधारी दल का नेता होगा, याद रखना। ठीक है। जो उसका चेयरमैन बनेगा वो सत्ता दल में से बनेगा। और यदि लोकसभा का उपाध्यक्ष इसमें निर्वाचित होता है तो वही आपका पराकलन समिति का चेयरमैन होता है, याद रखना। सार्वजनिक उपक्रम जो समिति है इसमें टोटल सदस्य कितने हैं बेटा? आपके 22 होते हैं, जिनमें 15 सदस्य लोकसभा से, 7 सदस्य राज्यसभा से आते हैं। राइट, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सार्वजनिक उपक्रम समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। कितना होता है बेटा? 1 वर्ष। ये भी आप याद रखना। जो सार्वजनिक उपक्रम समिति है इसके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष होता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है 230वां। संसदीय प्रक्रिया में कोरम को किस रूप में समझा जा सकता है? कोरम, तो कोरम कितना होता है? 1/10 होता है। ठीक है, याद रखना। देखो, सदन की कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए, जो हमारा सदन होता है उसकी कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या को कोरम कहते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की बैठक शुरू करने के लिए कम से कम 10%
सांसदों की मौजूदगी अनिवार्य है या 1/10 होती है। अगर आप 10% की फ्रैक्शन वैल्यू निकल लेंगे तो ये कितनी होती है बेटा, 1/10। इसे हम कोरम कहते हैं। मतलब लोकसभा के मामले में 55 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं, 55 सदस्य होते हैं, ठीक है, याद रखना। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 231। भारत के संविधान का अनुच्छेद खालिस्तान द्वारा भारतीय संसद के दोनों सदनों और उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियों, विशेष अधिकारों और प्रतिरक्षाओं को स्पष्ट किया गया है। 105 आर्टिकल में, किसमें, 105 में, ठीक है बेटा। चलो देखो पहला पॉइंट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 में संसद के दोनों सदनों, उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेष अधिकार और प्रतिरक्षाओं को स्पष्ट किया गया है। अनुच्छेद 194 राज्य विधान मंडल के सदस्यों की शक्तियां और विशेष अधिकार को उल्लेख करता है। आर्टिकल 194 राज्य विधान मंडल के सदस्यों की शक्तियों और विशेष अधिकार का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान करता है, ठीक है। नेक्स्ट 302 में क्या है, व्यापार है, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन अधिरोपित करने की संसद की शक्ति है, ठीक है। एक बार वो देख लीजिए बड़े ध्यान से। भारतीय संविधान के आर्टिकल 105 में संसद के दोनों सदनों, उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेष अधिकार और प्रतिरक्षाओं को स्पष्ट किया गया है। आर्टिकल 194 में क्या भी, राज्य विधानमंडल के सदस्यों की शक्तियां और विशेष अधिकार को लेकर 194 में। 124 में क्या है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है। 302 में क्या है, व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन अधिरोपित करने की संसद की शक्ति है, ठीक है। अगला, भारत के किसी भी राज्य का प्रमुख एक खालिस्तान होता है। किसी भी राज्य का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, खालिस्तान, राज्यपाल, ठीक है, गवर्नर होता है, याद रखना। चलिए देखो ध्यान से, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। किसमें होती है बेटा, राज्यपाल में। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, याद रखना। भारत के किसी भी राज्य का प्रमुख एक राज्यपाल होता है, याद रखना। और जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक ये अपने पद पर बना रहता है, ठीक है, याद रखना। ओके, अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 155 के अंतर्गत, संविधान के अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा हुआ भाई, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, याद रखना। तो जो राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। क्या करता है, अपना पद धारण करता है, याद रखना, ठीक है। राज्यपाल का पद कहां से लिया गया है, बताइए, सान्या बताओगी। सान्या, राज्यपाल का पद कहां से लिया गया है, वेरी गुड। तो राज्यपाल का जो पद है आपका, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है, ठीक है। इंपोर्टेंट है, याद रखना, बहुत इंपोर्टेंट है बल्कि। ओके, अगला क्वेश्चन है, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, बताइए, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति खालिस्तान द्वारा की जाती है। जो हमारा राज्यपाल होता है इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, बताइए, वेरी गुड। तो ये करता है आपका राष्ट्रपति। कौन करता है, राष्ट्रपति। तो राज्यपाल की नियुक्ति बेटा राष्ट्रपति करता है, यानी राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन। और क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं यहां से, भारतीय संविधान के आर्टिकल 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। किसके द्वारा हुआ है, राष्ट्रपति के द्वारा होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। राष्ट्रपति द्वारा उस व्यक्ति को राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है जिसे केंद्र सरकार द्वारा नामांकित किया जाता है। किसके द्वारा नामांकित किया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। राष्ट्रपति द्वारा उस व्यक्ति को राज्य का राज्यपाल बनाया जाता है जिसे केंद्र सरकार द्वारा नामांकित किया जाता है, याद रखना, ठीक है। 224वां क्वेश्चन है, बताइए, किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, तो इसका आंसर क्या है बेटा, राष्ट्रपति। तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है इसके प्रसाद पर्यंत राज्यपाल अपना पद धारण करता है, याद रखना, ठीक है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 156 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 156 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के
प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। राज्यपाल का कार्यकाल अधिकतम 5 वर्ष का होता है। कितना हुआ है? 5 वर्ष का होता है। किंतु इस अवधि के पहले राज्यपाल राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर पद से मुक्त कर देता है। ठीक है, दोबारा देखो, 156 के द्वारा भारतीय संविधान के राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। यानी आर्टिकल 156 कहता है कि किसी भी राज्य का एक राज्यपाल होगा और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। अर्थात कोई भी राज्यपाल किसी भी स्टेट में जो है राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में कार्य करता है। और उस राज्य में जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो उसमें क्या लगेगा? राष्ट्रपति शासन लगेगा। ठीक है, तो अधिकतम 5 वर्ष का कार्यकाल होता है इसका। लेकिन राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह से कभी भी हटा सकता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है? कौन सा आर्टिकल कहता है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और बाद में मुख्यमंत्री राज्यपाल से मंत्रियों की नियुक्ति करवाता है? ठीक है, या सिफारिश करता है? तो आर्टिकल 164। कौन सा बेटा? आर्टिकल 164 है। ठीक है, चलिए तो अनुच्छेद 167 राज्यपाल को सूचना प्रस्तुत करने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 167 राज्यपाल को सूचना प्रस्तुत करने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य को परिभाषित करता है। क्या करता है? परिभाषित करता है। अनुच्छेद 167 राज्यपाल को सूचना प्रस्तुत करने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य को क्या करता है? परिभाषित करता है। ठीक है, याद रखना। अनुच्छेद 165 में राज्य के राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति है। 165 में क्या है? राज्य के राज्यपाल के द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति का प्रावधान है। ठीक है, 163 में क्या है? राज्यपाल द्वारा सभी विषयों पर मंत्री परिषद की सलाह और परामर्श आवश्यक है। क्या है? सलाह और परामर्श आवश्यक है। ठीक है बेटा, चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की सभी कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है? राज्यपाल की सभी कार्यपालिका जो शक्ति है उससे संबंधित है। देखो बताइए, तो आर्टिकल 154 है। तो राज्यपाल की जितनी भी कार्यकारी शक्ति होती है बेटा उससे संबंधित कौन सा आर्टिकल है? 154 है। ठीक है, ओके अगला क्वेश्चन बेटा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। राज्यपाल इस शक्ति का प्रयोग स्वयं या अधीनस्थ अधिकारी द्वारा करेगा। अनुच्छेद 156 राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा। 156 में है। ठीक है, और 157 में क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल नियुक्त होने के लिए, राज्यपाल के नियुक्त करने के लिए उसकी योग्यता का उल्लेख है। ठीक है, किसी राज्य के सभी कार्यकारी कार्यों को खालिस्तान के नाम से किया जाना अभिव्यक्त किया गया है। किसमें? तो राज्यपाल। यानी राज्य के जितने भी कार्य होते हैं बेटा वो किसके नाम पर होते हैं? वो होते हैं आपके राज्यपाल के। किसके नाम पर होते हैं? राज्यपाल के। ठीक है, याद रखियो। ओके, चलिए एक बार सभी छात्र जो है क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेटा। ठीक है, ओके भारतीय संविधान के भाग 6, भारतीय संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 153 से 162 में राज्यपाल के बारे में प्रावधान किया गया है। किसके बारे में प्रावधान है? राज्यपाल के। 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। क्या होगा? प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ठीक है, किसी राज्य के राज्यपाल के सभी कार्यकारी कार्य को राज्यपाल के नाम से किया जाना अभिव्यक्त किया गया है। ठीक है, भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में, भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यपाल बनने के लिए कितनी होनी चाहिए? 35 साल। ठीक है, चलो तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 157 में राज्यपाल के पद पर नियुक्त होने के लिए योग्यता का उल्लेख है। 157 में योग्यता है राज्यपाल की
भारत का नागरिक हो, उम्र 35 साल से अधिक होनी चाहिए, किसी राज्य या संघ सरकार के अंतर्गत लाभ के पद पर न हो। ठीक है। 239 भारतीय संविधान की अनुच्छेद 167 के तहत वर्णित मुख्यमंत्री का कर्तव्य क्या है? मुख्यमंत्री का कर्तव्य क्या भाई बताइए? मुख्यमंत्री का कर्तव्य क्या है? मंत्रि परिषद के सभी निर्णयों की सूचना राज्यपाल को देना। यानी जो मुख्यमंत्री होता है वो राज्यपाल और विधान मंडल के बीच की कड़ी होता है। जैसे आपका प्रधानमंत्री लोकसभा या संसद और राष्ट्रपति के बीच की कड़ी है। 167 में मंत्रि परिषद के सभी फैसलों की सूचना राज्यपाल को देगा। मंत्रि परिषद के जितने भी फैसले होंगे सब की सूचना राज्यपाल को देगा। अनुच्छेद 165 प्रत्येक राज्य का राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य व्यक्ति को राज्यपाल राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। ठीक है। अनुच्छेद 165 प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने योग्य व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। ठीक है, याद रखियो। चलिए, मंत्रि परिषद राज्य विधानसभा की प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी और मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा होगी? राज्यपाल के द्वारा होगी। ठीक है, याद रखियो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 240 राज्य सरकार की बर्खास्तगी और राज्य विधानसभा के निलंबन और विघटन की सिफारिश करने की शक्ति किसके पास होती है? राज्यपाल के। किसके पास हुआ? राज्यपाल के। ठीक है। तो राज्य सरकार की जो बर्खास्तगी होती है, राज्य सरकार को बर्खास्त करने और राज्य विधानसभा के निलंबन या विघटन की सिफारिश करने की शक्ति राज्यपाल के पास होती है। यानी राज्यपाल जो होता है वो राज्य विधानसभा को विघटित कर सकता है या करने की सिफारिश कर सकता है। ठीक है, चलिए 241 भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में कहा गया है कि विधानमंडल के विश्रांति काल के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति राज्यपाल के पास सुरक्षित है? 213। ठीक है, तो राज्यपाल 213 के द्वारा क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। राज्यपाल आर्टिकल 213 के द्वारा अध्यादेश जारी कर सकता है और राष्ट्रपति आर्टिकल 130 के द्वारा अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 213 में राज्यपाल की अध्यादेश बनाने की शक्ति से संबंधित है। जब राज्य विधानसभा सत्र में नहीं होती है, तो राज्यपाल अध्यादेश को प्रख्यापित कर सकता है। अनुच्छेद 110 विधानमंडलों में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 110 विधानमंडलों में प्रयोग की जाने वाली भाषा। 212 न्यायालयों द्वारा विधानमंडल की कार्यवाहियों की जांच न की जाना। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 242 देखिए एक बार। चलिए सभी स्टूडेंट लाइक कर दीजिए कर। और भाई आप लोग जो है ना, एक तो क्विज का जवाब नहीं देते। ठीक है, पागल मैं ना खा बिल्कुल ही। मैं डेली जो है 10-10 क्वेश्चन की क्विज लगा रहा, बिल्कुल जो है आंसर भी नहीं देते। ठीक है, मैंने जब कई बार बोला कहा बेटा आप सभी जो है आपके लिए तो क्विज लगाओ, मैं बताऊँ या मेरा कुछ फायदा उस क्विज लगाने में, अपना 15-20 मिनट वेस्ट करने का है ना। डेली जो आपको पढ़ाया जाता है उसकी क्विज लगती है, 10-15 क्वेश्चन आते हैं जो खन्ना सा हो ना कमेंट वाला, ये वाला, इसमें जाकर आप अपने कमेंट करा करो। ठीक है, जिससे मुझे ये पता चल जाए कौन सा स्टूडेंट क्लास देख रहा है और कौन कमेंट कर रहा है। ठीक है, बाकी तेरी मर्जी है। आगे चलो बिजार। तो मुख्यमंत्री इसका आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ो। मुख्यमंत्री कैबिनेट और राज्यपाल के बीच संपर्क का एकमात्र कड़ी है। मुख्यमंत्री जो है कैबिनेट और राज्यपाल के बीच में क्या होता है? संपर्क की एकमात्र कड़ी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, आर्टिकल 164 के अनुसार। ठीक है, राज्यपाल विधानसभा के बहुमत दल का नेता को मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करता है। ठीक है, हाँ,
देख लीजिए, मैंने जो है क्विज डाला कि सुबह से रात के 11 बजे डाली थी, 10-11 बजे क्लास ऑफ होने के बाद में, और अब तक केवल 3 को उत्तर आ रहे हैं उसमें, देख लो जाके खुद ही। इससे पता चला है कि आप लोग पढ़ाई के प्रति कितने सजग हो। ठीक है। जनवरी 2021 तक की किसी भी भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सबसे लंबे समय तक की महिला मुख्यमंत्री रहने वाली महिला का नाम बताइए। जनवरी 2021 तक किसी भी भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाली महिला का नाम बताइए, क्योंकि मर गई थी अभी लेटेस्ट। बताओ। वेरी गुड, शीला दीक्षित। ठीक है ना। तो शीला दीक्षित दिल्ली की सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली मुख्यमंत्री थी। ठीक है। शीला दीक्षित किसी भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहने वाली महिला मुख्यमंत्री थी। उन्होंने 1998 से शुरू होकर 15 वर्षों की अवधि तक दिल्ली की सेवा करी। शीला ने कांग्रेस पार्टी को लगातार 3 बार चुनाव जीत दिलाई। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के महाधिवक्ता की बात करता है? 165। कौन सा आर्टिकल करता है? 165। ठीक है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 165 के तहत राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति का प्रावधान है। महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है और केंद्र का मान्यवादी होता है। आर्टिकल 76 मान्यवादी से रिलेटेड है। राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता बनाएगा जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति होने के योग्यता रखता हो, जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 177 के अनुसार महाधिवक्ता को राज्य विधान मंडल की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार है, किंतु मतदान का अधिकार नहीं है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। महाधिवक्ता को राज्य के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है। महाधिवक्ता को राज्य के किसी भी न्यायालय में क्या सुनवाई का अधिकार है, ये भी आप याद रखना। ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अनुच्छेद 77, भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही, भारत सरकार की सारी जो कार्यपालिका की कार्यवाही है वो राष्ट्रपति के नाम से होती है। ठीक है, याद रखियो। अनुच्छेद 136, अनुच्छेद 136 अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति है। अनुच्छेद 136 अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति है, याद रखना। ठीक है। भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है बेटा, बताइए। राज्य का राज्यपाल। ठीक है। तो राज्य में जो महाधिवक्ता होता है इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्य का राज्यपाल करता है, याद रखना। ठीक है। संविधान के आर्टिकल 165 के अनुसार राज्यपाल के द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है। संविधान का आर्टिकल 165 राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ये कार्य करता है। राज्यपाल कभी भी उसे उसके पद से हटा सकता है। राज्यपाल कभी भी उसके पद से उसे चलता कर दे। ठीक है। 240वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान की द्विसदनात्मक विधायिका, भारतीय संविधान की द्विसदनात्मक विधायिका क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? बताइए। यह 2 सदनों वाला विधायी निकाय है। क्या है? यह 2 सदनों वाला एक विधायी निकाय है। ठीक है। पहला पॉइंट, वर्तमान में भारत में द्विसदनीय विधायिका वाले 6 राज्य है। तो ऐसे कितने राज्य हैं जिनमें 2 सदन है? तो आपका आंसर क्या होगा? 6। क्या होगा? 6। द्विसदनीय विधायिका वाले 6 राज्यों में उच्च सदन को विधान परिषद, निचले को विधानसभा कहा जाता है, याद रखना। ठीक है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय विधायिका है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 247 है बेटा, राज्य विधान परिषद की संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? कौन से कथन सत्य है बेटा, ये आपको बताना है। चलिए, देखो पॉइंट नंबर 1, संविधान के आर्टिकल 171 के अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद, संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। जो आपकी विधान परिषद है उसमें जितने सदस्य होंगे वो उस राज्य की विधानसभा के 1/3 से ज़्यादा नहीं होंगे, परंतु विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या 40 से कम नहीं होगी।
ठीक है, 1/3 से ज़्यादा नहीं होने का, 40 तक कम नहीं रहने की, ठीक है भाई। विधान परिषद के सदस्यों की नियुक्ति संख्या में 5/6 सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। जो विधान परिषद होती है इसके सदस्यों की कुल संख्या में 5/6 सदस्य अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट तरीके से चुने जाते हैं तथा 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा नॉमिनेट होते हैं बेटा। अनुच्छेद 172 क्लोज 2 के अनुसार राज्य की खाली स्थान भंग नहीं होगी। विधान परिषद, तो राज्य की जो विधान परिषद होती है वो भंग नहीं होती, जैसे आपकी राज्य सभा होती है, ठीक है ना। तो राज्यसभा भंग होती और ना ही विधान परिषद भंग होती आर्टिकल 172 क्लोज 2 के अनुसार। तो संविधान के अनुच्छेद 172 क्लोज 2 में यह प्रावधान किया गया है कि किसी राज्य की विधान परिषद कभी भंग नहीं होगी। संविधान के अनुच्छेद 172 क्लोज 2, संविधान के अनुच्छेद 172 क्लोज 2, संविधान के अनुच्छेद 172 क्लोज 2 में यह प्रावधान है कि किसी राज्य की विधान परिषद कभी भंग नहीं होगी। विधान परिषद एक स्थायी सदन है, प्रत्येक 2 वर्ष बाद विधान परिषद के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है बेटा। कितना होता है? 6 वर्ष का होता है, याद रखना। कितना होता है? 6 वर्ष का होता है, याद रखना, ठीक है। विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रत्येक खाली स्थान वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं बेटा 2 वर्षों में। कितने वर्षों में हो जाते हैं? 2 वर्षों में। तो विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रत्येक खाली स्थान वर्षों में सेवानिवृत्त हो जाते हैं 2 वर्षों में, ठीक है, याद रखना। ओके, चलिए। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 172 क्लोज 2 के अनुसार राज्य विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्य विधान परिषद की स्थापना को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 में परिभाषित किया गया है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटक, तेलंगाना, ठीक है। 250 क्वेश्चन है। किसी राज्य की विधान परिषद में राज्य की विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या खाली स्थान से अधिक नहीं होगी 1/3। किससे ज्यादा नहीं होगी? 1/3 से, ठीक है, याद रखना। एक तिहाई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 171 है उसके अनुसार राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की संख्या राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। किससे अधिक नहीं होगी? 1/3 से, ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा बेटा? राज्यसभा के उपसभापति। कौन करेगा? राज्यसभा के उपसभापति, राज्यसभा के उपसभापति, ठीक है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 108 के अनुसार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत, भारतीय संविधान के आर्टिकल 108 के तहत, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाएगी यानी बुलाई जाएगी 108 के तहत, जबकि अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी 118 के अनुसार। जब लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अनुपस्थित हो तो राज्यसभा का उपसभापति इसकी अध्यक्षता करेगा, याद रखना, ठीक है।